जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम भारतीय संविधान को समझने और पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज जो हम समझने जा रहे हैं वह समझने जा रहे हैं संघ संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसे अगर हम बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक में दिया गया है। और अगर हम भाग की बात करें तो इसे भाग वन में रखा गया है। और अगर हम अनुसूची की बात करें तो फर्स्ट अनुसूची में इसको रखा गया है। फर्स्ट अनुसूची में इसको रखा गया है। अगर हम बात करें कि जब भारत आजाद हुआ तो भारत में कुल देशी रियासतों की संख्या कितनी थी, तो उस समय भारत में कुल जो देशी रियासतों की संख्या थी वो थी 565। उस समय जो कुल देशी रियासतों की संख्या थी वो थी 565, जिसमें से 562 देशी रियासतों ने स्वेच्छा से भारत में अपने आप को विलय कर दिया था। लेकिन 3 देशी रियासतें ऐसी थी जो भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी। उसमें जो थी वो था जूनागढ़, और जो दूसरा था वह था हैदराबाद, और जो तीसरा था वो था कश्मीर। जो तीसरा था वह था कश्मीर। जूनागढ़ के जो नवाब थे वो पाकिस्तान में विलय का फैसला कर रहे थे या करना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को भारत में विलय करवाया गया। जूनागढ़ को भारत में विलय करवाया गया। उसके बाद में बचा हैदराबाद। हैदराबाद का जो निजाम था वह मुस्लिम था, लेकिन वहां की जो अधिकांश जनसंख्या थी वह हिंदू थी, जिसके कारण यहाँ पे सेना के द्वारा ऑपरेशन पोलो के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। उसके बाद में कश्मीर के जो उस समय राजा थे वो राजा हरि सिंह हुआ करते थे, लेकिन जो कि एक हिंदू थे। लेकिन वहां की जो अधिकांश जो मुस्लिम जनसंख्या थी या वहां की जो जनता थी वह मुस्लिम थी, लेकिन वहां के जो राजा थे वह हरि सिंह थे। आखिरकार राजा हरि सिंह ने जब पाकिस्तान के कबीलों के द्वारा जब कश्मीर पर आक्रमण किया गया और कश्मीर को कब्जा करने का प्रयास किया गया, उस समय फिर राजा हरि सिंह के द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में शामिल होने का फैसला किया गया। तो आप लोग इन सभी चीजों को साथ साथ में लिखते चलिएगा, समझते चलिएगा, और अगर एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसमें जो अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया है, तो हम अब इसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1, इसमें कहा गया है भारत अर्थात इंडिया, जो कि राज्यों का संघ होगा। भारतीय संविधान में
जो भारत की बात की गई है, भारत को दो नामों से संबोधित किया गया है, भारत और इंडिया। भारत अर्थात इंडिया, जो कि राज्यों का संघ होगा, यानी कि इसका सीधा सा मतलब है कि भारत में जो राज्य हैं उन्हें किसी भी प्रकार से भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसका सबसे बड़ा जो कारण है वह यह है कि भारत में जो राज्य हैं वो किसी समझौते के आधार पर नहीं बनाए गए हैं, बल्कि उन्हें एकीकृत करके एक देश का निर्माण किया गया है। यानी भारत में जितने भी राज्य हैं उन्हें किसी भी तरीके से अलग होने का अधिकार नहीं है। अगर हम बात करें तो भारत में राज्य, संघ और ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार अधिग्रहित करती है उसे शामिल किया गया है। संघ को अगर मैं आपको थोड़ी सब अगर बताना चाहूं तो संघ का मतलब ये होता है कि यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा डायरेक्ट शासन किया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा एक उप राज्यपाल या फिर एक प्रशासक की नियुक्ति की जाती है और उन्हीं के आधार पर वहां पे शासन किया जाता है। अगर संघ राज्य क्षेत्र को हम बनाने की बात करें, अगर उसके निर्माण की बात करें तो संघ जो बनाया जाता है वो क्यों बनाया जाता है, यानी कि केंद्र शासित जो प्रदेश बनाए जाते हैं, मैंने गलती से संघ यूज कर लिया है तो आप लोगों से इसके लिए माफी चाहता हूं। जो केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं उनके निर्माण का जो सबसे महत्वपूर्ण एक आधार माना जा सकता है वह यह है कि जब दो राज्यों या दो राज्यों के बीच जब कोई विवाद किसी क्षेत्र को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है तब उसे केंद्र सरकार अपने हाथों में लेकर उसे केंद्र शासित राज्य का दर्जा प्रदान कर देती है। और दूसरा अगर हम देखें तो जैसा कि हम अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर को ले सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 और 35 ये को समाप्त किया गया तब उसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा जो डर था वो ये था कि कहीं वहां पे रह रही राज्य की जो सरकार है वह कहीं केंद्र का विरोध न करने लगे या वहां की जनता विरोध न करने लगे, वहां की जो प्रशासन है कहीं वो बाधित ना हो जाए। इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर एक केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। मैं एक बार फिर से बता दूं, जहां पे मैंने संघ का प्रयोग किया था वहां पे होगा केंद्र शासित प्रदेश। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा कि भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दो होते हैं। अब अगर हम बात करें तो अनुच्छेद या आर्टिकल 2 में कहा गया है कि संसद को यह अधिकार है कि वह संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे संविधान सभा में जो लोग थे जिन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया था, आप सोचिए कि उनकी कितनी दूरदर्शी नजर रही होगी कि उन्होंने आर्टिकल 2 में यह मेंशन किया, यह डाला कि नए राज्यों का संसद जो है वो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। यानी कि अगर कोई राज्य या कोई क्षेत्र भारत में शामिल होना चाहता है तो सरकार उसे उसमें शामिल कर सकती है।
थोड़ा सा हम यहीं पे एक देख लेते हैं 35वें और 36वें संविधान संशोधन को। 35वें और 36वें संविधान अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 35वां संविधान संशोधन। 35वां संविधान संशोधन जो किया गया था वो सिक्किम को एक पर्यवेक्षक राज्य के रूप में मान्यता देने के लिए किया गया था। पर्यवेक्षक राज्य का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि अगर कोई संस्था है और उस संस्था में 10 लोग मेंबर हैं, लेकिन उसमें और भी लोग शामिल होना चाहते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं शामिल होना चाहते हैं कि हाँ आए और उसमें शामिल हो गए, लेकिन वो प्रयास क्या करते हैं कि पहले उस संस्था के बारे में जाने, उसे समझें, और जब उन्हें पूर्ण रूप से उस संस्था पर विश्वास हो जाए फिर वह उसमें शामिल हो जाए। इसी प्रकार से 35वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को भारत में एक पर्यवेक्षक राज्य के रूप में शामिल किया गया था। उसके बाद में जब सिक्किम की सभी जनता ने इस चीज को स्वीकार कर लिया कि हाँ हमें भारत में शामिल होना है, तब फिर से 36वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। फिर 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो जो संविधान संशोधन थे वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब अगला जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे अनुच्छेद 3 को, आर्टिकल 3। इसमें कहा गया है कि अगर सरकार चाहे तो नए राज्य का निर्माण कर सकती है और उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है। जैसा कि हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसा कि यूपी है और एमपी है। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश और एमपी मतलब मध्य प्रदेश। मान लीजिए कि ये दो राज्य हैं। अब अगर केंद्र सरकार चाहे तो थोड़ा सा क्षेत्र उत्तर प्रदेश से और थोड़ा सा क्षेत्र मध्य प्रदेश से लेकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार से काटकर झारखंड को बना दिया गया, उत्तर प्रदेश से निकालकर उत्तराखंड को बना दिया गया। उसी प्रकार अगर सरकार चाहे तो वह उत्तर प्रदेश से कुछ हिस्सा ले ले और कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश से ले ले और फिर उसे जोड़कर एक नया राज्य बना सकती है। यदि अगर सरकार यह भी चाहे कि मान लीजिए कि मध्य प्रदेश है, अगर सरकार को इसके नाम में भी परिवर्तन करना है तो सरकार इसके नाम में भी केंद्र सरकार परिवर्तन कर सकती है। जैसे उड़ीसा का नाम परिवर्तित करके उड़ीसा कर दिया गया, उड़ीसा कर दिया गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा। अगला जो हम देखने जा रहे हैं वह हम देखेंगे अनुच्छेद 4 यानी कि आर्टिकल 4। अगर हम आर्टिकल 4 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 2 और 3 में गया कोई भी परिवर्तन अनुच्छेद आर्टिकल 368 के दायरे में नहीं आएगा। यानी कि अगर अनुच्छेद 2 या 3 में कोई बदलाव किया जाता है, कोई परिवर्तन किया जाता है, तो वह अनुच्छेद 368, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 368 जो है वह संविधान संशोधन से
संबंधित है। तो इसमें यह कहा गया है कि अनुच्छेद 368 में के माध्यम से संशोधन नहीं करना पड़ेगा, यानी कि अगर अनुच्छेद 2 और 3 में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह अनुच्छेद 368 के प्रावधानों में शामिल नहीं किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि अनुच्छेद 4 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम थोड़ा सा और भी एक दो पॉइंट देखने और समझने का प्रयास करते हैं। वह है बेरुवारी केस, जिसे मैंने प्रस्तावना पढ़ाते हुए भी आप लोगों को बताया था। बेरुवारी केस, यह केस 1960 में हुआ था। इस केस का होने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि भारत में पश्चिम बंगाल का वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल का कुछ जो क्षेत्र था वह पाकिस्तान की सीमा में था, और जो पाकिस्तान का जो कुछ क्षेत्र था वह भारत की सीमा में था। यानी कि जो पाकिस्तान का जो कुछ क्षेत्र था वह भारत की सीमा में था, और जो भारत का कुछ क्षेत्र था या कुछ लोग थे वह पाकिस्तान में के सीमा में थे। इसी बात को सही करने के लिए और दोनों देशों के बीच क्षेत्र की अदला बदली करने के लिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से एक सलाह मांगी गई, जिसे वेणुवाड़ी केस 1960 का नाम दिया गया। इसमें सलाह ये मांगी गई कि क्या अगर हम किसी दूसरे देश को अपने क्षेत्र को देना चाहते हैं तो क्या हमें संविधान संशोधन करना महत्वपूर्ण है या नहीं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए इस बात को सुनिश्चित किया था कि अगर सरकार भारत के किसी भी क्षेत्र को किसी दूसरे राज्य को देना चाहती है तो उसमें संविधान में संशोधन करना महत्वपूर्ण है, यानी बिना संविधान संशोधन के किसी दूसरे राज्य को भारत का कोई भी क्षेत्र नहीं दिया जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अभी हाल में कच्चा तीहू को लेकर एक विवाद उत्पन्न हो रहा है, जिसे 1974 में इंदिरा गांधी द्वारा श्रीलंका को दे दिया गया था। उसे लेकर हमें बहुत सारे विवाद झेलने पड़ रहे हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हाँ कच्चा तीहू हमारा है, और अगर देखें तो वो हमारा भी ही है, क्योंकि जब इंदिरा गांधी जी ने दिया था तो इसके लिए भारतीय संविधान में कोई भी संशोधन नहीं किया गया था। उन्होंने भी अपनी मर्जी से दे दिया था। उसके बाद में 2015 में जब बांग्लादेश जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ, उसके बाद में जब लोगों को मुबारकबाद दिया गया, मुबारक हो बांग्लादेश हुआ है। तो उस समय क्या हुआ कि जब पाकिस्तान से काट कर एक नए देश का निर्माण किया गया, बांग्लादेश को बनाया गया। तो जब बांग्लादेश को बनाया गया तो कुछ हिस्सा जो बांग्लादेश का था वो भारत में आ गया था, और जो कुछ भारत का जो कुछ क्षेत्र था वह बांग्लादेश में चला गया था। अब मेन चीज क्या होता है, जब एक देश का कोई क्षेत्र दूसरे देश में चला जाता है, और जब दूसरे देश का कोई क्षेत्र जब किसी दूसरे क्षेत्र में चला जाता है तो वहां के लोगों को बहुत समस्या होती है कि अब वो किस देश की मान्यता ले, किस देश की जो योजनाएं हैं उनको किस प्रकार से लाभ मिलेगा। ये सभी चीजों को लेकर बहुत सारी दिक्कतों का वहां की जनता को सामना करना पड़ता है। इसी को सुधारने के लिए सरकार द्वारा 2015 में संविधान संशोधन किया गया। संविधान संशोधन किया गया, और ये संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के जो 111 क्षेत्र थे वो बांग्लादेश को दिए गए, और जो बांग्लादेश के 51 क्षेत्र थे, एक मिनट रुकिए जरा आ रहा हूं।
यार क्या, और जब जो बांग्लादेश के 51 क्षेत्र थे वो भारत को दिए गए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट जो है वो समझ में आ गया होगा कि 2015 में 100वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के 111 क्षेत्र को बांग्लादेश को दिया गया था और बांग्लादेश के 51 क्षेत्र को भारत को दिया गया था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये शब्द भी समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा जो पॉइंट देखने जा रहे हैं वो हम देखने जा रहे हैं भाषाई आधार पर राज्यों का गठन। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजादी के तुरंत बाद ही भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को लेकर मांग आरंभ हो गई थी और ये मांग जब जोरों शोरों से बढ़ने लगी तब भारत के राष्ट्रपति माननीय श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा धर आयोग का गठन किया गया। धर आयोग का गठन 1948 में किया गया। 1948 में धर आयोग का गठन किया गया। धर आयोग ने जो भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात थी उसे पूर्ण रूप से इनकार कर दिया, यानी कि उन्होंने बताया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक आधार पर और धार्मिक आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। यानी कि उन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को पूरी तरीके से नकार दिया। इसका देश में बहुत जोर शोर से विरोध हुआ और फिर रामाल्लू साहब के द्वारा 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद जब उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद में फिर से एक आयोग का, माफी चाहता हूं, इससे पहले जो एक आयोग बना था वो बना था जेबीपी आयोग। जो जेबीपी आयोग था इसमें जो सदस्य थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन तीनों लोगों को मिलाकर एक आयोग का गठन किया गया और इस आयोग ने धर आयोग की बातें थी उसे ही मान्यता दी और इन्होंने भी इसी बात को कहा कि हाँ, भाषा के आधार पर सिर्फ एक आधार भाषा को बनाकर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि रामाल्लू साहब के द्वारा 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद में जब उनकी मृत्यु हो जाती है तब वह लोगों के अंदर एक बहुत ही आक्रोश की जो भावना है वो उत्पन्न होती है और फिर सरकार को मजबूर होकर एक आयोग का गठन करना पड़ता है जो राज्य पुनर्गठन आयोग होता है। राज्य पुनर्गठन आयोग, इस आयोग की जो स्थापना की गई थी या इस आयोग को जो बनाया गया था वह 1953 में इसे बनाया गया था और इस आयोग ने इस बात को कहा था कि राज्यों को भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए, लेकिन इसका आधार सिर्फ एक भाषा नहीं होनी चाहिए। यानी कि इसने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की जो बात थी उसे तो मंजूरी प्रदान की, लेकिन इसने एक बात और कही कि राज्यों के गठन में सिर्फ एक आधार जो है वह भाषा नहीं होनी चाहिए। यानी कि उसने सिर्फ एक आधार जो था भाषा उसे पूरी तरीके से
इनकार कर दिया और कहा कि धार्मिक, प्रशासनिक और कई सारे जो आधार थे, जैसे क्षेत्र से संबंधित, विकास से संबंधित, ऐसी बहुत सारे आधार थे जिन्हें उसमें शामिल किया गया और कहा गया कि राज्यों का गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है, लेकिन एकमात्र आधार भाषा नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप लोगों को समझ में आएगी। आगे जो राज्यों के गठन है वो कई सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो उन्हें मैं कल आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा और इन सभी चीजों को काफी अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। और मैं बहुत ही जल्द सभी सब्जेक्ट का, चाहे फिर हिस्ट्री हो, चाहे फिर ज्योग्राफी हो, चाहे फिर इकोनॉमिक्स हो और चाहे फिर इन्वायरमेंट हो, जो भी यूपीपीसीएस के प्री में पूछे जाते हैं, उन सभी क्लासेस का मैराथन आप लोगों के सामने लेके आऊंगा और बहुत जल्द ही लेकर आऊंगा। अभी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख रहा हूं कि कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उन सभी चीजों को कंबाइन करके मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।